नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ टीना सोनी। आज का हमारा विषय है बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में कि किस प्रकार बेलदार सब्जियां जो हैं वो हमारे कृषक भाइयों और बहनों के लिए लाभप्रद साबित हो सकती है और किस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के समय हमारे जो कृषक भाई और बहन हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। तो आज हमारे साथ है लावेश कुमार चौरसिया जी। लावेश कुमार चौरसिया जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आज ये हमें बताएंगे कि बेलदार सब्जियां किस प्रकार हमारे कृषक भाई और बहनों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। धन्यवाद टीना जी। जैसे हम जानते हैं कि बेलदार सब्जियों में जो प्रमुख सब्जियां इस समय किसान भाई लगा सकते हैं, जैसे लौकी है, गिलकी है, करेला है, टिंडा है, परवल है, ककड़ी है, आपकी सेम है। इसके अलावा भी चाहें तो बरबटी है और भी कई प्रकार की सब्जियां हैं जिनको किसान भाई चयन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें किस किस प्रकार की सब्जियां कृषक भाई और बहन उगा सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मौसम के अनुसार इस समय कौन कौन सब्जियों को इस समय बेल पर लगाना चाहिए। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि वर्षा का जो अंतराल है वो इसमें गड़बड़ा गया है। हम देखते हैं कई बार 7-8 दिन तक बारिश नहीं होती है और 10 दिन बाद इकट्ठी इतनी बारिश हो जाती है कि खेत में जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो हम कहते हैं कि किसान भाइयों को थोड़ी ऊंची उठी हुई बेड बनानी चाहिए और पानी की निकासी की व्यवस्था करके जिन फसलों को वो लगा रहे हैं उनको बांस बल्ली की सहायता से ऊपर जो चढ़ाया जाता है उसी को अपन बेलदार सब्जी कहते हैं। और गर्मी के मौसम में यदि हम बेल चढ़ाएंगे तो उस समय क्या होगा, लू चलती है। तो फरवरी मार्च में जो हम फसल लगाते हैं उसको कहते हैं ज़मीन में फैला के रखना। लेकिन बारिश में जिन सब्जियों को हम लगाते हैं इनकी बेलों को हम ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि फल इनकी मिट्टी के टच में ना आए, वो ख़राब ना हो। इस तरह से बारिश के मौसम में हम जिन सब्जियों को ऊपर बेल के रूप में चढ़ाते हैं तो उनको सब सब्जियों को हम बेलदार सब्जियाँ कहलाते हैं। जी जी सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन सब्जियों में बीजों का चुनाव किस प्रकार किया जाए। हाँ, जैसे किसान भाई आप ध्यान रखें, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बीज हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से मिल सकते हैं, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से मिल सकते हैं, हर जिले में राष्ट्रीय बीज निगम का ऑफिस है वहाँ से मिल सकता है। और अभी इंदौर में एक संस्था खुली है, नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो आप देखते हैं पूसा नई दिल्ली है, या भारतीय सब्जी विज्ञान संस्थान वाराणसी है, या भारतीय उद्यानिकी संस्थान बेंगलोर है। उनके जो बीज हैं वो इंदौर के इस केंद्र में उपलब्ध हैं। और जिन किसान भाइयों को यहाँ से लेने में दिक्कत है तो वो निजी क्षेत्र के बीज का भी चयन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि उसकी एक्सपायरी डेट को वो चेक कर लें और देख लें जो बीज ले रहे हैं तो वो खरीफ से ऋतु के लिए है कि जायद ऋतु के लिए है, रवि ऋतु के लिए है। उसको देखते हुए और एक्सपायरी डेट को देखते हुए वो बीज का चुनाव कर सकते हैं। जी सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कृषक बंधुओं के लिए ये जो फसल है बेल की सब्जियाँ जो है वो किस प्रकार लाभदायक हो सकती है। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि जितनी ये कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इसके यदि हम 10 पौधे भी लगा लें तो इससे आपके एक पौधे में यदि 10 लौकी भी आ गई या 10 गिलकी आ गई, करेला एक बेल में आपके 4 से 5 किलो करेला हो जाता है। जी बिल्कुल। और हम जानते हैं बाजार में इनका रेट लगभग 20 रुपये किलो भी गया। हाँ जी। तो किसान भाई कम लागत में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इनका मैनेजमेंट जो इनका प्रबंधन है इन सब्जियों का वो किस प्रकार होता है और कैसे हो सकता है इनका। जी, आज के समय में बात आती है किसान भाइयों का प्रबंधन की, क्योंकि हम जानते हैं जितनी ये कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनमें नर फूल और मादा फूल आते हैं। और नर फूल यदि ज़्यादा संख्या में आते हैं तो किसान भाइयों को उपज कम मिलती है। तो आज के समय में क्या होता है, कुछ ग्रोथ हार्मोन बाजार में मिलते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड है, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड है। तो इसका हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड का 20 ppm का और नेप्थिलिन एसिटिक एसिड का 100 ppm का। जब पौधे को जब हमने ट्रांसप्लांट किया है और वो 4 पत्ती की अवस्था में है उस समय हम छिड़काव कर देंगे तो मादा फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और जो किसान भाई इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसमें एक टेक्निक कहलाती है 3G कटिंग। जैसे जैसे हम मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं 3G 4G 5G आज के समय में चल रहा है, उसी तरह इन कद्दू वर्गीय सब्जियों में चाहे वो लौकी हो, गिलकी हो या ककड़ी हो, इसमें देखा गया है कि शुरुआत में जो हमारी जमीन से जब पौधा निकला है तो 5 पत्तियों तक हम कोई शाखा को नहीं आने देते हैं। और 5 पत्ती से आने के बाद जब ये पौधा 6 फीट लगभग हाइट का हो जाता है तो हम ऊपर से टिप इसकी काट देते हैं। तो ये हो गई सेकंड कटिंग। फर्स्ट हमने 5 पत्ती तक कोई शाखा नहीं आने दी, बिल्कुल। फिर ऊपर 6 फीट के ऊपर से कटिंग कर दी। फिर इसके बाद 15 पत्ती के बाद जो कटिंग करते हैं
तो इससे फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है। तो फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ेगी तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को हम बिल्कुल। 3G कटिंग के नाम से जानते हैं। और देखा गया जब उसकी वर्टिकल हम टिप काट देंगे तो लेटरल शूट ज़्यादा वृद्धि करेंगी, तो जितनी साइड की ब्रांच निकलेंगी उनमें फूल फल ज़्यादा आएंगे, तो किसान भाइयों को एक पौधे से उत्पादन अधिक मिल सकता है। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हम जैसे हमने जाना है कि एक खुले खेत होते हैं, एक संरक्षित खेत होते हैं, और जो आम आदमी होते हैं वो भी चाहते हैं कि ये जो बेलदार सब्जियां वो अपने घरों में, अपने बागवानों में लगा सके। तो क्या ये आम आदमी भी लगा सकते हैं? और मतलब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? इन दोनों खेतों के बारे में हमें अंतर थोड़ा सा विस्तार से बताएं कृपया। हाँ, जैसे खुले खेत की खेती में जैसे हम पारंपरिक रूप से जो हम बात कर रहे हैं अभी तक खुले खेत की खेती की बात कर रहे जी हैं, बिल्कुल इनके लिए बीज अलग होता है। जैसे हमने बताया नरमादा फूल की दिक्कत आती है। बिल्कुल। लेकिन यदि संरक्षित खेती की बात करें जैसे शेड नेट, पॉली हाउस, तो इसके लिए आज के समय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आता है, जिसमें मैक्सिमम जो फ्लावर आते हैं वो फीमेल फ्लावर आते हैं, मादा फूल आते हैं, और इनके लिए अलग से परागण की जरूरत नहीं होती। खुले खेत में कीटों का परागण जो फूलों का परागण होता है कीटों के माध्यम से होता है। लेकिन संरक्षित खेती में जब बात करते हैं शेड नेट या पॉली हाउस के लिए, तो ऐसी वैरायटी आ गई है बाजार में जिनमें परागण के लिए कीटों की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि हम बात करें पॉली हाउस है, शेड नेट है, उसमें हम इंसेक्ट की एंट्री रोक देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। और हम पारंपरिक रूप से जैसे ककड़ी की बात करें, ककड़ी को जब हम बाजार से खरीदते हैं तो चाकू से ऊपर से उसको काट के पित बना के ऊपर का हिस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि परागण होने के कारण उसमें कड़वापन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लेकिन जब बिल्कुल हम सही कह शेड रहे नेट या पॉली हाउस में लगाते हैं तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट लगाने के कारण उसमें किसी प्रकार का कड़वापन नहीं आता, तो उसको हम सलाद के रूप में अच्छे से ले सकते हैं। तो बड़े बड़े होटलों में जो पार्थेनोकार्पिक जो ककड़ी है वो सलाद के रूप में उपयोग की जाती है। और जैसे आपने बात की आम आदमी इसको कैसे लगा सकते हैं, जी, तो बिल्कुल। जैसे किसी के घर की बालकनी है, वहाँ धूप का यदि आती हो, क्योंकि ये जितनी सब्जियां हैं इनके लिए धूप की आवश्यकता होती है। यदि धूप आ रही है जहाँ पे, तो बालकनी में वो चाहें तो छोटे छोटे प्रो ट्रे आज के समय बाजार में मिलती हैं, या पॉलीथीन के बैग हैं, गमले हैं, उसमें वो एक एक बीज लगा सकते हैं। किसी को छत पे अपनी खेती करना हो तो छत पे हम गमलों में रख के, या मिट्टी की जो क्रेट है उसमें मिट्टी भर के उसमें बोनी कर सकते हैं। बस इनको हमने जो बताया, बारिश का मौसम है तो सहारा देना पड़ेगा, जी तो घर में देना है तो घर में तो आसानी से वो धागे की सहायता से, जो थोड़ा मोटा धागा होता है उसकी सहायता से वो अपनी बालकनी की उस पर चढ़ा दें, या छत पे कर रहे हैं तो बांस गाड़ के धागे की सहायता से उसको बांध सकते हैं, तो बेल ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी। और गर्मी के मौसम में यदि लगा रहे हैं तो वो छत पे लगा रहे हैं तो उसको छत पे फैलाएं, उसकी बेल ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर गर्म हवा चलेगी तो नुकसान होने का डर हो जाएगा। तो इसमें आपने मुझे बताया कि एक आम आदमी भी इसमें लगा सकता है, तो जो मचान बनते हैं इन सब्जियों के लिए तो वो किस प्रकार बनाने चाहिए? हाँ, जो भी किसान भाई ये कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर रहे हैं वो पुराने समय से इसको क्या करते हैं, बांस गाड़ के तार बांध के उस पर एक चौकोर टाइप का मचान बनाते हैं, तो उसको बना सकते हैं। या फिर आज के समय में क्या हो गया है, हम चाहें तो सीमेंट के खम्भे बना लें, जहां हम परमानेंट खेती करते हैं लौकी गिलकी की, खेत में ऐसे 7-8 खंबे गाड़ दें और तार से उसको बांध के, क्योंकि बांस के साथ समस्या क्या होती है, समय समय पे दीमक लगती है तो ये सड़ जाता है, तो हमें हर 3-4 साल में बांस को बदलना पड़ता है। तो पुराने समय में किसान भाई तो बांस का प्रयोग कर ही रहे हैं, और आज के समय हम चाहें तो लोहे का खंबे का प्रयोग कर लें, सीमेंट के खंबे का प्रयोग कर लें, तार से बांध के उसको अच्छे से सहारा देने की जरूरत है, क्योंकि फल में वजन ज़्यादा हो जाता है। जी और यदि थोड़ा हम बांधेंगे प्रॉपर नहीं, तो जब फल लगी हुई फसल यदि ज़मीन में गिरेगी, और उस समय हम देखते हैं बारिश के मौसम में कीचड़ ज़्यादा होता है, तो फल यदि नीचे आएगा तो उसमें फिर कीड़े को आक्रमण भी हो सकता है, और फिर वो किसान भाई जो उसको बाजार में बेचने जाएंगे तो उनको भाव अच्छा नहीं मिलेगा। तो जितना अच्छा वो बांधने का सिस्टम रखेंगे, और इसमें एक तरीका और होता है, जैसे हम बात करते हैं कि बेमौसमी खेती करना किसान भाइयों को, यदि उन्होंने मचान बनाई है, बेल को ऊपर चढ़ा लिया, उसके नीचे की जो जगह खाली है तो वहाँ धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। ये जो किसान भाई चाहें टमाटर की खेती करना, जैसे इस समय बाजार में टमाटर का भाव ज़्यादा मिल रहा है, तो चाहें तो ऊपर बेल पे वो कद्दू वर्गीय सब्जियों को चढ़ा दें और बीच नीचे की जो जगह है उसमें टमाटर लगा लें, तो एक साथ एक ही जगह का उपयोग 2-3 सब्जी को लगा के वो अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है।
ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। लवेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि इन सब्जियों का खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं हमारे कृषक भाई और बहन? हाँ, जैसे हम जानते हैं बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में जो किसान खुले रूप से पानी देते हैं जी, तो खरपतवार भी बहुत अधिक निकलते हैं। बिल्कुल। तो हमें एक तो क्या करना है, थोड़ा उठी हुई बेड बनाना है, एक काम तो ये करना है। दूसरा, यदि उनके पास खुरपी हो तो उससे जब शुरू में छोटे खरपतवार होते हैं उससे हम उनकी निदाई कर लें तो बचाव हो जाएगा। और जैसे अभी जानते हैं किसान भाइयों का इस समय जो भी उनके पास जैविक कचरा हो, जैसे उन्होंने तुअर की फसल लगाई हो, तुअर हो, मूंग की फसल राखड़ हो, उसको उसकी बेड पे बिछा दें। तो क्या होगा, सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी तो नए खरपतवार नहीं उग पाएंगे, तो उसको जैविक मल्चिंग कहेंगे। और जो किसान भाई प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्लास्टिक मल्चिंग कर लें, पर हम कहते हैं यदि आपके पास जैविक साधन उपलब्ध हो उनकी मल्चिंग कर लें तो जैविक आवरण वो जमीन में बिछ जाएगा, धूप नहीं पड़ेगी तो खरपतवार नहीं उगेंगे, तो किसान भाइयों का निदाई गुड़ाई का खर्चा बच जाएगा। तो ये जो खरपतवार होते हैं ये मतलब हर तरह की खेती में लगते हैं, हर तरह की सब्जियों में लगते हैं। इनका ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनका प्रबंधन करना वाकई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके और क्या कारण हो सकते हैं खरपतवार ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, प्रकृति में जो होता है कि खरपतवार होना तो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी पाई जाती हैं जमीन में, पाई जाती है। जैसे एक खरपतवार है मोथा, जिससे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं। इसको देखा गया है जो कंद है वो जमीन में 60 फुट नीचे रहता है। अब हम ट्रैक्टर भी चलाएंगे तो 15-20 सेंटीमीटर में चलेगा ट्रैक्टर, इतने जमीन में तो कोई खोदेगा नहीं। और इनके बीजों में क्षमता क्या होती है, ये कई साल तक पड़े रहते हैं। जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये उगाते हैं। हमें अपनी फसल उगाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन खरपतवार को उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसको पानी मिला, मॉइस्चर मिला, धूप मिली, वो अपने आप उगाएगा। तो ये सतत होने वाली प्रक्रिया है। खरपतवार होंगे लेकिन खरपतवारों का प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। यदि हमने खरपतवारों को बढ़ने दिया तो हमारी मुख्य फसल छोटी रह जाएगी। ये जो भी हम पोषक तत्व दे रहे हैं वो खरपतवार ले लेंगे। तो जितना खेत हमारा साफ सुथरा रहेगा उतनी हमारी उपज अच्छी होगी उसके लिए। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन सब्जियों का सूक्ष्म सिंचाई जो प्रबंधन है वो हमारे कृषक भाई बहन किस प्रकार कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बात की, पारंपरिक रूप से किसान भाई क्या करते हैं, ट्यूबवेल से पाइप जोड़ के पूरे खेत में तालाब भर देते हैं। इसको अपन कहते हैं फ्लड सिंचाई पद्धति। इसका नुकसान क्या है कि जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, हवा भी चाहिए पौधों की वृद्धि के लिए। इसके अलावा क्या है कि मिट्टी कड़ी हो जाती है, 3-4 दिन बाद जब वो पानी सूखता है तो मिट्टी कड़ी हो जाती है, तो जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, आज के समय में बाजार में आपने देखा होगा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसको हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम भी कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो उद्यानिकी फसलों में तो बहुत ही व्यवहारिक है। चाहे वो ड्रिप हो या स्प्रिंकलर सिस्टम हो, इनका प्रयोग करें तो हम पानी की भी बचत कर सकते हैं,
हमारे खरपतवार भी कम होंगे और पानी हमें जब चाहिए, जैसे मान के चलिए वर्षा का मौसम है, 7-8 दिन वर्षा नहीं होती, तो लाइफ सेविंग इरिगेशन हमारे पास ड्रिप है तो उससे हम दे सकते हैं। बनस्पत इसके कि फ्लड इरिगेशन करें हम, उसकी तुलना में हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो हमारी लागत भी कम आएगी और फसल की गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त होगी। तो आपने हमें 2-3 प्रबंधन के बारे में बताया कि किस प्रकार जो सब्जियां हैं वो इस ऐसे करने से ऐसा होगा और ऐसे करने से ऐसा, तो आपके अनुसार कौन सा प्रबंधन अच्छा हो सकता है इन सब्जियों के लिए? हाँ, जैसे आज के समय हम बात करें पोषक तत्व प्रबंधन, जी, किसान भाई क्या करते हैं, जैसे पारंपरिक तरीका क्या है, जैसे नाइट्रोजन देना है तो वो तगाड़ी में यूरिया भर लेंगे और फेंकते हुए चले जाएंगे, तो कुछ यूरिया तो पानी में घुल के बह के चला जाता है, कुछ लीचिंग से लॉस हो जाता है और कुछ भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 30 से 40% मिलती है। फास्फोरस ऐसे फेंकते हैं यदि डीएपी को, तो वो हम जानते हैं मिट्टी में जाके फिक्स हो जाता है, पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता जी। उसकी तुलना में यदि हमने बात की ड्रिप इरिगेशन आपने लगा रखी, तो ड्रिप के साथ फर्टिगेशन कर सकते हैं, पानी के साथ मिला के जल में जो घुलनशील उर्वरक हैं उनको हम खाद के द्वारा दे सकते हैं, तो पौधे उसका उपयोग अच्छे से कर पाते हैं। इसी तरह एक बात होती है फोलियर स्प्रे की, हम खाद को जमीन में फेंक के ना पानी में घोल के छिड़काव वाले पंप से, या तो 15 लीटर का पंप है जो पीठ पे टांग पे किसान भाई करते हैं, या आजकल बड़े पंप आ गए हैं 500 लीटर के जिनको ट्रैक्टर से जोड़ के वो स्प्रे करते हैं, उसमें घोल के स्प्रे करेंगे तो खाद का उपयोग अच्छे से होगा और पौधों की बढ़वार अच्छे होगी। आज के समय इफ्को ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी बनाए हैं, तो वो भी बहुत फायदेमंद है। एक आधा किलो का यदि नैनो यूरिया किसान भाई लेके आएंगे और मान लीजिए 1 किलो लेके आते हैं, तो उसको फसल में 4 बार वो 15-15 दिन के अंतराल पे छिड़केंगे, तो जहाँ वो 45 किलो यूरिया की बोरी लेके आ रहे थे तो वो उनकी मात्रा कम लगेगी और 1 किलो वो नैनो यूरिया से उनका काम चल जाएगा। जी, तो आपके अनुसार सबसे अच्छा जो प्रबंधन है वो जो छिड़काव है वो सबसे बेहतर प्रबंधन, छिड़काव या ड्रिप से देना, फर्टिगेशन, वो दोनों। जी, तो आप मुझे बताएं कि इन सब्जियों का एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं? हाँ, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करना है तो सबसे पहले हमें मिट्टी की जाँच करनी चाहिए। मिट्टी की जब हम जांच कर लें तो देख लें उसमें किस तत्व की कमी है, किस तत्व को हमें देने की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं मिट्टी में जिस तत्व की मात्रा अधिक है और हम खाद बिना मिट्टी की जांच किए दे रहे हैं तो वो तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और जिस तत्व की कमी है वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। मिट्टी की जांच करने के बाद हम जब पोषक तत्व देते हैं तो वो कहलाता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। और पोषक तत्व प्रबंधन करना है तो मिट्टी की जाँच करने के बाद जिस तत्व की आवश्यकता है हम उस हिसाब से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सर, जो ये किसान रुचि समूह का जो गठन है उसका विपणन किस प्रकार है? हाँ, जैसे हम जानते हैं उद्यानिकी जितनी फसलें हैं इनको सरकार जो समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदती है। हमारी जो फसलें हैं धान, गेहूं, मूंग, इसको तो सरकार समर्थन मूल्य पे मंडी में खरीद लेती है, लेकिन उद्यानिकी में जितने किसान भाई खेती, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है जी सर, करिए। हाँ, उद्यानिकी में जितने किसान भाई खेती कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ता है कि अपने खुद के प्रबंधन से जो व्यापारी हैं खरीदने वाले उनको बात करके बेचना पड़ता है। अब अकेला किसान है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो आज के समय पर बात करते हैं किसान यदि 15-20 किसानों का समूह बना ले जो समान खेती करते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति आदान सामग्री की व्यवस्था कर ले, एक व्यक्ति लॉजिस्टिक ऑपरेशन जिसको कहते हैं कि गाड़ी की व्यवस्था कर ले, एक व्यक्ति ले जाके मंडी में बेचने का काम कर ले। तो समूह में जब काम करेंगे तो उनकी लागत कम आएगी, समय बचेगा और उनको फ़ायदा अधिक होगा। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि लावेश जी ने हमें उम्दा प्रकार की जानकारी प्राप्त की है और यही नहीं, कृषक भाई और बहनों को इससे कहीं ज़्यादा काफ़ी हद तक ये जानकारी लाभप्रद साबित हो सकती है। आम आदमी भी इस जानकारी से काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो विदा लेती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ लावेश जी को। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कृषि दर्शन। आगे देखिए खबरें खेती। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनएचबी का केंद्र किसानों के लिए वरदान होगा साबित, खेती के साथ मिट्टी की चिंता भी आवश्यक। मध्य प्रदेश में खरीफ बोनी 75 लाख हेक्टेयर में, खरपतवार नाशी के छिड़काव में सावधानी और गेरुआ से बचाए सोयाबीन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी की गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों ग्वालियर में एनएचबी के केंद्र का उद्घाटन किया। ये ग्वालियर अंचल को बड़ी सौगात है जिसके माध्यम से उत्तरी मध्य प्रदेश के 21 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये केंद्र
समूचे क्षेत्र के किसानों के जीवन में वरदान साबित होगा। किसान इस केंद्र का लाभ उठाए और अपने जीवन को उन्नत बनाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए ये नया केंद्र इस क्षेत्र में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही ग्वालियर अंचल में भी ये केंद्र विकास के मायने में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के तहत कृषि विभाग की एक बैठक मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि खेती के साथ मिट्टी की चिंता भी आवश्यक है। इस बैठक में संचालक कृषि ने आत्मनिर्भर कृषि विषय पर कृषि मंत्री को विस्तार से भविष्य की नीतियों से अवगत कराया। कृषि विकास एवं किसान कल्याण से संबंधित विषयों के नीतिगत मसौदे पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिट्टी को केंद्र में रखकर संसाधनों को नियोजित करने पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फसल चक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ही फसल लगाकर बोने से वायरस और दूसरे रोग अपनी जड़ें जमा लेते हैं, जिससे लड़ने के लिए उन्हें रासायनिक दवाओं और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और मिट्टी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 2023 रोड मैप में कृषि विभाग इस प्रकार की दूरगामी और स्वस्थ नीतियां बनाए, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। संचालक ने कम पानी और अधिक तापमान और लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कृषि तकनीकी में सुधार और बदलावों पर आधारित रोड मैप की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई तेजी से चल रही है। अब तक लगभग 75 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 50% है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118.50 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.29 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 75 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 36,83,000 हेक्टेयर में कर ली गई है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 9,63,000 हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 12,58,000 हेक्टेयर, तुअर 1,88,000 हेक्टेयर, उड़द 5,93,000 हेक्टेयर और कपास 5 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। खरपतवार की समस्या से निजात पाने के लिए एक बड़ी तादाद में किसान भाई खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग में यदि सावधानी रखी जाए तो फसल स्वस्थ होने के साथ किसान भाइयों की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। खरपतवार नाशी जिस फसल के लिए उपयोगी है उसी का उपयोग करना चाहिए। मात्रा जितनी बताई हो, साथ में घोल कितने पानी में तैयार करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। खेत में छिड़काव करना हो तो भूमि में नमी का होना आवश्यक होता है, तभी दवा का सही असर दिखाई देगा। छिड़काव केवल मशीन से करें और उपयोग से पहले तथा बाद में उसे साफ करें। छिड़काव के लिए फ्लैट बॉटम नोजल का ही उपयोग करें और घोल को छानकर ही उपयोग में लाएं। छिड़काव विशेष वस्त्र और हाथों में ग्लोव लगाकर करें और घोल बचाकर ना रखें। किसान भाई ध्यान रखें कि दवा का खेत में उपयोग करने के बाद नहाकर कपड़े जरूर बदलें। दवा छिड़काव के दौरान किसी प्रकार का कोई धूम्रपान ना करें। गेरुआ एक फफूंद जनित खतरनाक रोग है। विशेषकर मध्य प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर जैसे मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट इत्यादि जगहों पर ज्यादा होने की संभावना रहती है। प्राय ये रोग फूल अवस्था में आता है और बारिश अधिक होने पर तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 80% नमी होने पर इसका विस्तार अधिक होता है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर मेड़ों पर उग रहे खरपतवारों को नष्ट करें। सोयाबीन के साथ अंतर परिवर्ती फसल लगाएं। तुलनात्मक दृष्टि से समुद्री सतह से अधिक ऊंचे स्थानों पर सोयाबीन लगाने से बचें और सहनशील जातियां जैसे पीके 1029, पीके 1024, JS 80 से 21 अंकुर, इंदिरा सोयाबीन 9 आदि लगा सकते हैं। इसके अलावा एक्सानोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल की 800 मिलीलीटर मात्रा 800
लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंदर से 2 छिड़काव करने चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की खबरी खेती में इतना ही। नमस्कार।